हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स के लिए हमने डेरिवेशन किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन ए rectangular loop. Induced EMF and current in a rectangular loop moving in a non-uniform magnetic field कि कोई लूप है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, उसका इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ हमें बताना है। अब नॉन यूनिफॉर्म की अगर बात हो रही है तो कहने का मतलब क्या होगा कि अलग अलग होगा मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पर जैसे अगर हम दो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, एक को हमने B1 नाम दे दिया, एक को B2, तो कहीं पर B1 होगा, कहीं पर B2, और उसके अंदर एक लूप, रेक्टेंगुलर लूप या कॉइल बोल दो यहाँ पर, वो परपेंडिकुलर रखी हुई होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो लेट कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। देखो, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर लूप जो है वो रखी हुई है। ठीक है, हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ये तो है भाई B1, ठीक है, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ये हो गया B2। तो अब क्या किया जाएगा कि इस कॉइल को v वेलोसिटी के साथ हम क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मूव करवाते हैं कि जो वेलोसिटी v लग रही है ना, वो आर्म AB और CD के क्या हो, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लगेगी। v वेलोसिटी से हमने जब इसको मूव करवाया तो इस तरीके से मूव करवाना है कि आर्म जो है इसकी AB और CD की अगर हम बात करें तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, या तो डाउनवर्ड चलेगा या अपवर्ड में चलेगा। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं कि AB और जो आर्म है हमारी CD, उसकी जो लेंथ है वो हम कह देते हैं L, मतलब L लेंथ की हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, जब हमने इस पर वेलोसिटी लगाई तो वेलोसिटी के साथ इसने T टाइम इंटरवल में, डेल्टा T टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी थी। तो देखो, सिंपल एक बात हमें पता है कि अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v वेलोसिटी लग रही है, डिस्टेंस हमें बतानी है कितने टाइम इंटरवल हमारा कितना है, डेल T। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइल इन स्मॉल टाइम इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉइल इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा T इज v डेल्टा T। इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v डेल्टा T डिस्टेंस हमें यहाँ से मिल गई। तो कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि कॉइल ने मूवमेंट की, यहाँ से ये कॉइल चल के और कुछ यहाँ तक आ गई, इस तरह से यहाँ तक। ठीक है, ये डॉटेड जो लाइन है मूवमेंट की बात बता रही, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसने कवर किया वो कितना किया, v डेल्टा T डिस्टेंस इसने कवर की। ठीक है, जो एरिया होगा आर्म AB और CD का, तो यहाँ से एरिया की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं भाई लेंथ हो गई। ठीक है, और जितना इतना पार्ट डिस्टेंस कवर करा तो हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर सकते हैं, एरिया क्रॉस्ड बाय आर्म AB एंड CD, वो हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा A इज इक्वल्स टू LV डेल्टा T। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो स्मॉल एरियाज में कुछ हमने B1 ले लिया था और कुछ हमने B2 ले लिया था। ठीक है, तो आगे अगर हम इस कंडीशन में देखें तो कुछ एरिया तो B1 मैग्नेटिक फील्ड ने कवर कर रखा है और कुछ एरिया B2 ने। जब हमने कॉइल को मूव करवाया तो उस दौरान देखना, जब कॉइल को मूव करवाया तो लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट साइड से कुछ अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो वो कम हो रहा है। सिंपल सी एक बात अगर हम देखें तो ये जा रहा है इधर से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स कम हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू
मोशन ऑफ क्वाइल, क्वाइल ने जब मोशन किया तो क्या हुआ, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये और बता देते हैं हम कौन सी साइड में हो रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग थ्रू क्वाइल ऑन लेफ्ट साइड इज, और कितना कम होगा, 5b1 की अगर हम बात करें तो b1 इंटू जितना एरिया ये क्रॉस करके जाएगा उतना, दैट मीन्स b1 LV डेल्टा t, ठीक है। लेंथ इंटू लेंथ हो गया ना, एरिया की अगर बात करें तो लेंथ इंटू लेंथ कर सकते हो, टोटल लेंथ L थी और ये वाली इसने और कवर कर दी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, b1 LV डेल्टा t, ये इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसी की तरह से अगर हम बात करें, ये तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, लेकिन अगली साइड की अगर बात करोगे, इस साइड की बात, तो इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो उस कंडीशन को अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह से हम बता सकते हैं, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू, increase in magnetic flux crossing through coil on right side। अगर ये हम करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 of B1, 5 of B2 करते हैं, 5 of B2, ये कितना हो जाएगा हमारा डेल्टा A, दैट मीन्स B2 LV डेल्टा T, इतना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फ्लक्स हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन्स डेल्टा 5B अगर हम बोलें तो 5B2 माइनस 5B1, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 माइनस B1, और ये हमारा कॉमन आ गया इसी में से, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 5B डिवाइडेड बाई डेल्टा T, दिस टर्म, और ये हमारा कितना हो गया, B2 माइनस B1 LV। अब बात करें फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड EMF कितनी होगी, इंड्यूस्ड EMF ये हमारी कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा 5B अपॉन डेल्टा T, यही होगी, दैट मीन्स माइनस ऑफ d5b बाई dt। तो E इज इक्वल्स टू कितना हो गया, d5 बाई dt अगर हम बात करें तो माइनस ऑफ B2 माइनस B1 LV, और इस चीज़ को कैसा लिख सकते हो, B1 माइनस B2 LV, ये हमारी क्या आ गई, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जो क्वाइल है हमारे पास, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R, रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल कितना माना, कैपिटल R F। देन करंट कितना होगा इस क्वाइल में, करंट इंड्यूस कितना होगा, देन इंड्यूस्ड करंट कितना होगा भाई, E बाई R, दैट मीन्स B1 माइनस B2 LV बाई R। क्लियर है, ये हमारा क्या आ गया, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF निकाल दी, इंड्यूस्ड करंट। देखो क्या किया कि किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक क्वाइल को रखा, v वेलोसिटी के साथ उसको मूव करवाया, और जितनी डिस्टेंस कवर करी वो हमने मेज़र कर ली। उसके बाद जब B1 से निकल के जा रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, और B2 में एंट्री कर रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, उसके लिए हमने इक्वेशन लिख दी, क्या क्या इक्वेशन बनी हमारी, ठीक है। और दोनों इक्वेशंस में जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिलेगा, कितना टोटल चेंज हो वो हमने निकाल लिया, फिर फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इंड्यूस्ड EMF मिल गया, और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF इन ए मेटल डिस्क रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रोड वाला जो टॉपिक था वो हमने पहले कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं कि किसी मेटल डिस्क को जब रोटेट करवाया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमें बताना है कि वहाँ पर इंड्यूस्ड EMF जो है वो कितनी होगी। तो लेट सबसे पहले तो हम कंसिडर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ
पेपर। कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है और इसके अंदर कोई डिस्क रखी हुई है या कोई कॉइल बोल दो, इस तरह से सर्कुलर कॉइल, ठीक है, इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। और ये जो रोटेशन कर रही है कॉइल, ये कर रही है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ही क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है कॉइल, ठीक है। और इस कॉइल की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर। कॉइल की रेडियस जो है वो कितनी है, स्मॉल आर। और ये भी कह सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन, आप सिंपल इनवर्स बताना चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो कॉइल है ये मूव कर रही है, ठीक है। अभी हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि जो डिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा रोड से बनी हुई है, ठीक है। और इन सब रोड्स का जो कॉमन पॉइंट है ना वो इस एंड पर है, सेंटर में, ओ सेंटर पे इन सभी रोड्स का जो एंड, कॉमन एंड, वो यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से हमने कंसिडर कर लिया। और साथ ही में एक दूसरा एंड, एक एंड तो ये हो गया, दूसरा इसकी सरकमफ्रेंस पे है। मान लो ये यहाँ से यहाँ के लिए अगर हम कंसिडर करें तो ओ ए, एक एंड ओ पे है, दूसरा एंड ऐसे सरकमफ्रेंस पे अलग अलग पॉइंट्स पे हो जाएगा, ठीक है। और इस रोड की जो लेंथ है वो एल है, जो कि एक्चुअल में रोड की रेडियस के इक्वल है। ये आर रेडियस है, इसी के इक्वल एल इज इक्वल्स टू आर है हमारा, ठीक है। तो अगर रोटेशन करेगी ये डिस्क जो है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, रोटेशन करने पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो ईएमएफ जो होगी वो कितनी होगी, देखो, ईएमएफ अक्रॉस ईच रोड, जो कि हम रोड के केस में कर चुके हैं, E इज इक्वल्स टू बी ओमेगा आर स्क्वेयर बाई 2। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहें, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर लिखना चाहें, तो हमें क्या पता है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2πf, ठीक है। E इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, B इंटू 2πf आर स्क्वेयर बाई 2। इस आर स्क्वेयर को आप एल स्क्वेयर भी लिख सकते हो, ठीक है। लेंथ आर है, सॉरी रेडियस आर है और लेंथ एल है, जो कि इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे पाई आर स्क्वेयर, तो ये तो हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमें कितना मिला, BAF इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो अब जो ईएमएफ होगी वो सभी एंड्स के लिए इक्वल होगी, ठीक है। ईएमएफ जो है सभी एंड्स पर कैसे होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स पैरेलल कनेक्टेड है सारे के सारे, जितने भी रोड्स इसमें कनेक्ट है। तो रिजल्टेंट ईएमएफ की अगर हम बात करें, रिजल्टेंट ईएमएफ अक्रॉस सेंटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ डिस्क, ठीक है, तो वो हमारी कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू BAL। और हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू B, इसको पाई आर स्क्वायर, वही वाली बात वापस से हम लिख रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2π, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी फॉर्म में रखो, चाहे तो आप इस फॉर्म में रखो टोटल को, चाहे आप इस फॉर्म में करके लेके कर सकते हो, ठीक है। सभी पैरेलल एक्ट करेंगे तो सभी पर जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो इतनी ही होगी, BAF या B/R स्क्वायर, ये इस फॉर्म में। तो टोटल जो यहाँ से हमें मिलेगा, तो E इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, वापस से यही वाला, तो E इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, हाफ ऑफ B ओमेगा आर स्क्वायर। दैट मीन्स एक रोड की जितनी है पैरेलल उतनी ही रोड्स जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, तो टोटल मिल जाएगी हाफ ऑफ B ओमेगा आर स्क्वायर। कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू rotation of a rectangular coil in uniform magnetic field। नॉन यूनिफॉर्म का हम कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम किसका कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल रखी हुई हो तो उसकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितनी होगी, ठीक है। कॉइल की रोटेशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कितनी होगी। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल हमने कह दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई, तो कुछ इस तरह से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई ये मैग्नेटिक पोल्स लगे हुए हैं, तो इनके बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और इसके बीच में क्या रखी हुई है, रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है। कुछ इसी टाइप से जैसे हम जनरेटर में जो करते थे वही वाला केस है, ठीक है। एंड्स की बात करें तो A B C D हो गया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इसके बाद एरिया वेक्टर की बात करें
तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस किधर होगा, इनसाइड, ठीक है। और ये जो कॉइल है ये रोटेशन कर रही है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो अब हम क्या कंसिडर करते हैं कि माना किसी इंस्टेंट टी पर एरिया वेक्टर ए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर, ठीक है, किसी इंस्टेंट टी पर। तो नंबर ऑफ टर्न्स की अगर हम बात करें तो कह देते हैं कि इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो है ये नॉर्थ पोल के लिए है और ये एन जो अभी हमने लिखा ये नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, बी डॉट ए, सिंपल सी बात, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन बी ए, तो एन बी ए कोस थीटा, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में अगर हम बात करें तो एन बी ए ओमेगा टी। ये बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो फ्लक्स है वो बार बार चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी, ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी, दैट मीन्स माइनस ऑफ एन, नंबर ऑफ टर्म्स तो कांस्टेंट है, ठीक है, एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए कोस थीटा, दैट मीन्स बी ए कोस ओमेगा टी। तो ये जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, डिफ्रेंशिएशन किया तो दैट मीन्स ये हमारे पास कितना बना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और लेट इसको हमने नाम दे दिया ई इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नोट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की हम बात करें और टाइम की अगर हम बात करें तो इनके बीच का ग्राफ जो है वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर हम मेज़र करें कि ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम, तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ हमें मिलेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को, ठीक है। तो टाइम इंस्टेंट की बात करें यहाँ पर 0, ये वाला t/4, ठीक है, ये t/2, ये हमारा 3t/4 और ये हमारा कितना हो गया t, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये है ई नोट, दैट मीन्स ये जो ई नोट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू को। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये चीज़ जा सकती है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इस ग्राफ से हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है, ग्राफ से कि इंड्यूस ईएमएफ 0, दैट मीन्स मिनिमम है, ठीक है, जब फ्लक्स कॉइल से मैक्सिमम पास हो रहा है, ठीक है। और फ्लक्स जो है कॉइल से वो मिनिमम अगर पास हो रहा है देन उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम। अगर फ्लक्स मैक्सिमम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिनिमम हमें मिल रही है, ठीक है। और अगर फ्लक्स मिनिमम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमें मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल वही बात कि अगर आर रजिस्टर से कनेक्टेड हो देन आई इज इक्वल्स टू करंट के लिए हम बात करेंगे तो ई बाई आर हो जाएगा, दैट मीन्स ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर आई को हमने नाम दे दिया आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोट इज इक्वल्स टू ई नोट बाई आर। ये भी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये जो दो रिजल्ट है आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी और एक जो अभी हमने किया था ई इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इनको हमें नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद ये जो है सिंपल सी वही बात है जो प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर नहीं होता क्या, उसी पर डिपेंड करता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पर। और नेक्स्ट चैप्टर में जो हम अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है।